नमस्ते बलविंदर सर। बलविंदर मैम नमस्ते। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग काफी लेट हो चुके हैं आज। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ जो जिसको मैं हमेशा अपने जितने भी सीनियर भाई बहन हैं उनको बताता हूँ। लिंक ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अब लिंक ढूंढना बहुत इजी है ना। बहुत इजी है, लेकिन हमें पता नहीं कि हम लिंक कैसे ढूंढें। ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने कल आपको कुछ प्रोटोकॉल्स बताए थे, आज मैं फेब्रो जो फेब्रिफिको ग्रुप है उसके बारे में आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, फिर लिंक बताता हूँ कैसे ढूंढी जाती है दोस्तों। ठीक है। मैंने कल आपको कुछ हद तक बता दिया था, आज मैं बताता हूँ। जैसे आप S2 C10 है ना, F1, जब इस प्रोटोकॉल को तय करते हो ना, आप याद रखना दोस्तों, आप लीवर पे चले गए, आप गाल ब्लेडर पे चले गए, आप हेपेटाइटिस A B C के लेवल पर चले गए। अब आप सोच लीजिए आपने कितनी जगह कवर कर लिया, है ना। तो मेरा जो समझाने का मकसद है, देखो F1 का प्रयोग कभी भी किसी जगह किया जाता है तो नर्वस स्टिमुलेशन करने के लिए किया जाता है ना। कभी भी नर्व को स्टिमुलेट कर दीजिए तो यहाँ पर जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन होकर जो लोकल लेवल पर फंक्शन होता है, जो आपके जनरली क्या होता है, हम लोग कहते हैं अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम। दो सिस्टम तराजू के दो प्लेटों को बैलेंस करते रहते हैं। ये काम कराना तो यहाँ पर F1 से बेटर कोई स्टिमुलेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है। S1 से बेटर कोई स्टिमुलेंट हो ही नहीं सकता दोस्तों, इसलिए इसका बहुत ही बेटर रिजल्ट आपको यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस में मिलता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और परिवर्तित करूं, मैं कहूं S6 C6 F1 RE, अगर ये मैं प्रोटोकॉल कर दूं तो कहां जाके काम करेगा, है ना। आप S6 C6 में RE जोड़ रहे हो और वो भी F1 के साथ जोड़ रहे हो, बीपी बढ़ जाएगा भाई, लोग ऐसा बोलेंगे। लेकिन मैं कहूंगा S6 C6 F1 RE को जब आप दोगे दोस्तों, तो आप मान के चलना, जितने भी अर्थराइटिस रोमेटिक अर्थराइटिस के जितने भी केसेस हैं ना, फटाफट ठीक कर जाओगे आप दोस्तों। ठीक है। क्यों कर जाओगे, समझने के लिए आपको पूरा सिस्टम की जरूरत होगी। जब हम लोग वहां आगे बढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा, है ना। अगर आप यहां पर S2 की जगह S10 कर दो, जानते हो कहां जा रहा है। S10 C10 F1 आपने कर दिया, जानते हो कहां जा रहा है, गाल ब्लेडर पे जा रहा है। ठीक है। हेपेटाइटिस A B C पे जा रहा है। यानी ये दोनों मेडिसिन सपोर्टिव मेडिसिन होती है गाल ब्लेडर के लेवल पर। इसलिए S10 C10 F1 अगर गाल ब्लेडर स्टोन होता है ना, उसमें भी जोरदार काम करता है। ठीक है। तो ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। मान लो मैंने आपको बताया था वुपिंग कप के लेवल पर, है ना। अगर आप वुपिंग कप के लेवल पर जाओगे तो आपको थोड़ा सा यहां पर एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। P3 F1 Y, है ना। P3 F1 Y चले जाओ या वर्वन चले जाओ, वर्वन के साथ चले जाओ, बहुत तेजी से वुपिंग कप ठीक हो जाता है। नेगेटिव में जाना पड़ेगा। ठीक है। नेगेटिव में चले जाइए, आपका पेशेंट रिकवरी की तरफ आ जाता है। ठीक है। आप फीवर को ठीक करते हो, है ना। वहां पर स्टिमुलेटरी इफेक्ट क्या नजर आता है, न्यूरोलॉजिकल नर्वाइन लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर। आप कैसे तय करोगे दोस्तों, A3 F1 लगा दिया वाई। अब आप A3 के साथ F1 क्यों लगा रहे हो, है ना। मैंने आपको कहा ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करना है। ठीक है। तो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करना है, तो आपने क्या करा, ब्लड को प्यूरिफाई किया, है ना। वाई क्या होता है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है। जहां पर आपने किसी भी प्रोटोकॉल में A3 F1 वर्वन वाई को इस्तेमाल कर दिया, आपने पूर्ण रूप से उसको एंटी इंफ्लामेटरी बना दिया। इसलिए यहां वर्वन अगर आपने ऐड कर दिया, तो आप बॉडी में किसी भी ऑर्गन में, मान लो अपेंडिक्स है ITIS लगा दो, अपेंडिसाइटिस, कोलोन है कोलाइटिस ITIS लगा दो। तो उस ऑर्गन की मेडिसिन के साथ जब वर्वन A3 F1 Y ऐड कर दिया आपने, मान लो कि आपने पूर्ण रूप से उसको इन्फ्लामेटरी प्रोसेस से बाहर निकाल दिया, है ना। आप S10 F1 के साथ जोड़ दो, इसके साथ S10 जोड़ दो, है ना। आप टाइफाइड को क्योर कर रहे हो, है ना। आपने अगर S10 जोड़ दिया, टाइफाइड को भी क्योर कर रहे हो। हमारा जो ऑल वायरल फीवर ड्रॉप है उसमें ये सब है ना। और ये सब है तो आप मान के चलो टाइफाइड भी ठीक हो रहा है। अब वो तो वायरल इन्फेक्शन नहीं, वो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो भी ठीक हो रहा है दोस्तों। ठीक है। इसलिए याद रखना, जॉइंट पेन है ना, सारे लोग इधर उधर भागते हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूं दोस्तों, C4 के साथ F1 ऐड कर दो। किसी भी जॉइंट में C4 के साथ F1 ऐड कर दो, जॉइंट पेन ठीक होना शुरू हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू
कंडीशन प्रोटोकॉल्स बाद में मिलाए जाते हैं। कौन सा जॉइंट है, छोटे छोटे जॉइंट है, C1 मिला दो, है ना। मसल से रिलेटेड है, C3 मिला दो। बड़े बड़े C4F1 है ना। आप देखो तुरंत वहां पर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है ना। लगातार आपको कोल्ड कोराइजा हो रहा है, मैंने कल बताया था, आपको याद होगा। S1, C1, F1। F1 बहुत इंपॉर्टेंट है, P1 या P3, है ना। इसको हम पीडियाट्रिक ड्रॉप बोलते हैं, है ना। इसको आप फर्स्ट डायल्यूशन, सेकंड या थर्ड डायल्यूशन में दे दो, आपका पीडियाट्रिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम होती है सब सबसाइड हो जाती है। तो हमारा बताने का यहाँ पर यह मतलब होता है कि जब आप कभी भी इंटरनल प्रोटोकॉल्स को F1 के रूप में आप चला रहे हो तो देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। याद रखना, अगर आपने F1 के साथ वर्वन ऐड कर दिया, पूरी इंटेस्टाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाएगी, है ना। F1 के साथ वर्वन ऐड कर दिया तो पूरी इंटेस्टाइन की जितनी भी प्रॉब्लम है सब सबसाइड हो जाएगी। अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा देख लेना, है ना, आप F1 वर्वन को नाभि में डाल देना एक एक ड्रॉप, इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम सबसाइड हो जाती है। ठीक है, जितने टूज है, A2, P2, C2, F2, वर2, ये सब एक्सटर्नल यूज करते जाते हैं। जहां भी यूज करोगे F1 का, अगर आपको उसका उत्तराधिकारी देखना तो F2 ही होगा ना। आप F2 को वहां पर एक्सटर्नल लगा दो, F2Y लगा दो, है ना। क्या होगा, आप क्या कहते हो, सिर दर्द हो रहा, F2W लगा दो यार, यहाँ कहते हो ना। 30 ml कोई सा भी ऑयल लो, F2W की 10 ड्रॉप डाल दो, नेगेटिव में, है ना। F2W की 10 ड्रॉप डाल दो, लगा दो ब्रेन के। ब्रेन की जितनी भी डिसीज होती है ना, 80% से ऊपर डिसीज पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव डिसीज में नेगेटिव मेडिसिन ही लगाई जाती है, याद रखना। इसीलिए 30 ml में 10 ड्रॉप आप डालकर लगा दो। लेकिन अगर मान लो एक्सटर्नल पेन किलर के रूप में आपको यूज करना, क्या करोगे आप? एक्सटर्नल पेन किलर के रूप में आपको यूज करना है, क्या करोगे आप? बहुत सिंपल सा प्रोटोकॉल है दोस्तों। जब एक्सटर्नल पेन किलर के रूप में यूज करोगे, F2Y का प्रयोग करना, है ना। आप एक्सटर्नली पेन किलर में केवल F2Y को लगा दीजिए, पेन बंद हो जाएगा दोस्तों। लेकिन नेगेटिव में लगाना है, 30 ml ऑयल में 10 ड्रॉप डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और एक्सटर्नल अप्लाई करा दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाता है ना। अगर नर्वस सिस्टम पे स्टिमुलेशन देना उत्प्रेरक का काम तो F1W। अब आपको मोटर के लेवल पर ले जाना तो S5 का रोल ले लीजिए आप। अगर आपको सेंसरी नर्व के ले जाना है तो S3 का रोल ले लीजिए। ये केवल टेबल प्रैक्टिस की महत्ता है दोस्तों। इलेक्ट्रोमेपैथ में केवल फिजियो एनाटॉमी पैथोलॉजी को समझ जाइए, प्रोटोकॉल बनाना आपकी मुट्ठी में, आप यूं चलते फिरते बना लोगे दोस्तों, है ना। इसीलिए आप जब किसी को फिट्स आ रहे, इपिलेप्टिक अटैक आ रहा, कोई भी फिट्स आ रहा है, आपको फीवर भी चढ़ा हुआ है, बहुत सीरियस कंडीशन में हो, F1W से काम नहीं होता, आपको F1Y में जाना पड़ता है ना। F1Y नेगेटिव में जाना पड़ेगा। जब F1Y में जाओगे आपका प्रोटोकॉल करेक्ट हो जाएगा, आपके जितनी भी कंडीशन आपको देखना है सब ठीक हो जाएगा, है ना। मान लो लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है ना, याद रखना, लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, बहुत सारा पेन हो रहा है, ऐसा पेन हो रहा है कि पेशेंट लौट रहा है ना। आपका मन कहेगा भाई लेफ्ट साइड में क्या करूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट साइड में A1, B और F1, ये तीन मेडिसिन डायरेक्टली लेफ्ट साइड में काम करती है। A1, F1, B डायरेक्टली आप प्रमोट करा दीजिए। लेकिन याद रखना, पॉजिटिव में कराया तो पेन बढ़ जाएगा, न्यूट्रल में करा दीजिए, सेकेंड डायल्यूशन में करा दीजिए, एंजाइना पेन भी सबसाइड हो जाएगा। माइंड करना मेरी बात को, ठीक है। अगर आपको कहीं पर नजर आ रहा है कि कोई चोट लग गई, है ना, चोट लग गई, बिल्कुल एक्यूट इंजुरी है, पूरा एरिया रेडनेस में भरा हुआ है, इन्फ्लामेशन शुरू हो रहा है, तभी तो रेडनेस हो रहा है ना। आप क्या करोगे? F1G, ठीक है, F1G आप वहां पर अप्लाई करा दीजिए, आपका पेशेंट इंटरनल एक्सटर्नल रूप में A2C5G करते हो ना आप, F1 डालना भूल जाते हो। एक्यूट इंजुरी के लेवल पर F1G जो ना मास्टर रेमेडी होती है, और बहुत इजीली दोस्तों वहां पर आप इसको क्यूर करते हुए देखते हो, ठीक है। तो ये जो मैं प्रोटोकॉल्स बता रहा हूं, ये बहुत इजी वाले वो प्रोटोकॉल्स हैं जो आपकी टेबल प्रैक्टिस में धुरंधर काम करते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑर्गन्स की मेडिसिन इसमें ऐड करने की जरूरत है। हमने ऑर्गन की मेडिसिन को केवल, मैंने आपको जैसे लीवर का बताया, गाल ब्लेडर का बताया, ये प्रूवन प्रोटोकॉल्स हैं जो मैंने आपको बताया कि इस रूप में आपको काम लेना है, ठीक है। ठीक है, अब आपको मैं एंजाइटी को ग्रुप का कुछ बताऊं, उसके पहले मैं एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाहता हूं कि आप जो ट्रैक पढ़ते हैं उस ट्रैक को कैसे स्टडी करेंगे, ठीक है। हमारी जो डिसीज की स्टेजेस होती है,
हम लोग फेलियर क्यों होते हैं पता? हमें पता ही नहीं है कि डिसीज की स्टेज क्या होती है, और हम प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल खेलते हैं। मैं अगर प्रोटोकॉल नहीं बताऊं तो मुझे से गुस्सा होकर दूसरा ग्रुप ज्वाइन करते हैं, फिर अधूरे रह जाते हैं, है ना। बिल्कुल जाइए, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं चाहता हूं आप यहाँ सीखिए और उसके बाद खुद बनाइए, अपने दिल से बनाइए, कभी फेल नहीं होंगे दोस्तों। आपको खुशी भी होगी कि यार मैंने बनाया प्रोटोकॉल, मैंने किसी से नहीं पूछा। 10 बार गलती करेंगे, 11वीं बार करेंगे क्या? नहीं ना, 11वीं बार जो आपको जो फार्मूला बनेगा ना, वो टॉप क्लास फार्मूला बनेगा, लेकिन वो फार्मूला नहीं होगा दोस्तों, आपका दिल से निकली हुई आवाज होगी, दिमाग से निकली हुई मेडिसिन होगी। याद रखना, डिसीज को 5 स्टेज में डिवाइड करते हैं हम लोग दोस्तों, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जब भी डिसीज की शुरुआत होगी, आप मुझे बताओ, आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रोमेपैथ में ऑर्गन्स की रेमेडी है ना, मानते हो ना ऑर्गन्स की रेमेडी? क्या डिसीज सीधे ऑर्गन में शुरू हो गई? है ना, हवा में उड़ी और ऑर्गन के अंदर घुस गई, सेल मिली नहीं उसको, टिश्यू फ्लूइड मिला नहीं उसको, मसल्स मिला नहीं उसको, हार्डनेस मिली नहीं उसको, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर मिले ही नहीं उसको, सीधे ऑर्गन में घुस गई। होता है क्या ऐसा? नहीं ना। तो डिसीज सबसे पहले कहाँ जाएगी? सबसे पहले सेल में जाएगी। ठीक है, मैं इस चीज को प्रूव करके भी सिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले डिसीज सेल में जाएगी। अब सेल से वहां पर जब आप इंटरसेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की बात करते हो, तो दूसरा आपका कहां जाएगी? टिश्यू फ्लूइड में। ठीक। तीसरा मसल्स, नर्व के लेवल पर। ठीक है। चौथा ऑर्गन्स, हार्डनेस के लेवल पर। और पांचवा ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर के लेवल पर। ठीक है। अब माइंड में ये बात रखिएगा, आप किसी भी लेवल, आप मान लो कैंसर का इलाज कर रहे हो, ट्यूमर का इलाज कर रहे हो, गैंग्रीन का इलाज कर रहे हो, आपको पता है ना कहां पर है ना। आप सीधे कहते हो C5 दे दो, आप ग्लैंडुलर पे पहुंच जाते हो, डिसीज के 5वीं स्टेज पे पहुंच जाते हैं। कभी आपने थर्ड स्टेज का इस्तेमाल किया है यहाँ पर? आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, यानी C3G का भी रोल है, C5G का भी रोल है। अब इसको करके, क्योंकि यहाँ मसल्स और लिगामेंट टेंडन डैमेज हो रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल बहुत ज्यादा वीकनेस हो रहा है, आपको यहाँ पर और यहाँ पर दोनों का, यहाँ एक्सटर्नल यहाँ इंटरनल सपोर्ट लेना पड़ेगा, यहाँ एक्सटर्नल यहाँ इंटरनल सपोर्ट लेना पड़ेगा, यानी साइमल्टेनियसली दोनों लेवल को लेना पड़ेगा। अब ये कैसे होता है मैं वो बता रहा हूँ आपको दोस्तों। ये आपकी ब्लड वेसल्स है, इसमें ये सारा न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक वेस्ट सब, ये आर्टरीज है। ठीक है, ये वेन्स है। ठीक है, ये आर्टरी है, ये वेन है। ठीक है जी, गुड आफ्टरनून सर, जेठानी सर। ये आपकी सेल है, ये टिश्यू फ्लूइड है। यहाँ ऐसी कई सेल्स पड़ी हुई है ना, कई सेल्स पड़ी हुई है, ये मान लो सेल्स है, ये ऑर्गन का निर्माण कर रही है। ठीक है, ये सेल है, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको आप कौन सा फ्लूइड बोलते हो? इंटर सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, एक सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं इंटर सेल्यूलर फ्लूइड। और ये जो सेल के बाहर है ये कहलाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये कहलाता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर सेल के अंदर। ठीक है, याद रखना दोस्तों, यहां पर इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर दोनों चीज को समझना आप, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है। अब आपकी बॉडी में कई बार आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में कोई भी चीज आएगी तो खाने के माध्यम से आएगी, है ना, कोई चोट के माध्यम से आएगी, कोई बैक्टीरिया जो होगा, कोई आपको चोट लगी, इंजुरी, उसमें से अंदर आ गया। आप सिंपल मान लो भाई हमने खाना खाया, टाइफाइड बैक्टीरिया जो है, हेपेटाइटिस वायरस जो है पर्टिकुलर आपके खाने से आया, ये न्यूट्रिशन है, यहां से ये आया, इसने क्या करा, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन प्लस जो भी चीज आपके डिसीज के ऑर्गेनिज्म है ना, ये पर्टिकुलर यहां से आए, है ना। अब यहां से आए तो ये कहां जाएंगे? यहां से आए टिश्यू फ्लूइड में इसको डाल दिया गया। अब टिश्यू फ्लूइड में डाल दिया गया तो ये टिश्यू फ्लूइड से होते हुए कहां चले गए? सेल के अंदर चले गए। ठीक है, तो सबसे पहले टारगेट क्या होगा? सेल का DNA RNA।
ठीक है, सेल का डीएनए आरएनए, यदि सेल के डीएनए और आरएनए, खास तौर से आरएनए वहां पर होता है क्योंकि डीएनए बहुत स्ट्रांग होता है, डीएनए से ही आरएनए बनता है और आरएनए पूरी गतिविधियों को, प्रोटीन सिंथेसिस को, सेल्स की जितनी भी गतिविधि होती है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये जो होते हैं इनके माध्यम, यही समझेंगे हम सेल में, ठीक है, उनके माध्यम से इसको कंट्रोल करने का काम करता है। और पूरे सेल का मॉलिक्यूलर मोशन इसी बात पर डिपेंड करता है, जिसकी कमी या इसके ज्यादा होने से ये सेल जो हाइपर और हाइपो एक्टिव हो रही है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिद्धांत है, ठीक है, इसी मॉलिक्यूलर मोशन को यह निर्धारित करता है। और यहां पर मॉलिक्यूलर मोशन होकर इस सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है और इस सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेस के माध्यम से मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है। तो यहां पर जो मेडिसिन आई, इसमें एंजाइटिगो का रोल है, ठीक है, A1 A2 A3, यहां पर A1 का रोल है, A3 का रोल है, करेक्ट। ये वेन है, यहां पर A2 का रोल है ना, याद रखना। अब यहां से A1 के माध्यम से ब्लड आया और ये L1 लिम्फोटिको के माध्यम से, ये इस लिम्फ के माध्यम से, जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या है इसमें, लिम्फ लिम्फ रहता है, और ये पर्टिकुलरली दोस्तों यहां पर आपको पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, अर्थात L1 यहां सपोर्टिव के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी कोई रोग अगर डेवलप होगा, उस लेवल पर आप किसी भी ऑर्गन, यानी आप सेल को न्यूट्रिशन दे रहे हो, आपने C1L1B दे दिया, जानते हो आपने क्या करा, ब्लड की क्वालिटी, क्वांटिटी, कंपोजिशन को, न्यूट्रिशन को बढ़ाने का काम बी का होता है। बी फॉर ब्लड, बी फॉर ब्लीडिंग, बी फॉर बर्निंग, 3 बी याद रखना। तो यहां पर जो एंजाइटी को लेवल पर मेडिसिन आई, आपने C1L1B को यहां पर दिया। अगर आपने यहां पर A1 भी ऐड कर लिया या A3 ऐड कर लिया, ठीक है, ये पूर्ण रूप से सेल के न्यूट्रिशन के लेवल पर आ गया, यानी सेल को मजबूत आपने कर दिया इस लेवल पे, करेक्ट। अब यहां जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, यहां पर जितने भी वेस्ट मटेरियल बने, यहां से निकले और आपके टिश्यू फ्लूइड में डाल दिए गए। अब ये टिश्यू फ्लूइड में डाल दिया, यहां से ये क्या आर्टरी में जाएगा, नहीं, ये जाएगा वेन्स में, ठीक है। कौन लेकर जा रहा है, वही लिम्फेटिको, ठीक है, यही लिम्फेटिको इसको लेकर जाएगा, करेक्ट। इसीलिए यहां देखिए, जब आप C1A1L1B किया, आपने यहां न्यूट्रिशन दे दिया। अब अगर यहां कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल बाहर लेकर जा रहा है, तो यहां पर आप क्या करोगे, है ना, बी की जगह क्या करोगे आप, वेन की एफिनिटी किससे होती है, YG से, है ना। तो जब यहां पर आप ReB का प्रयोग करोगे, ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो बी न्यूट्रिशन देगी, आर स्टिमुलेट करेगी, यानी इस ऑर्गन्स में जो यहाँ सेल के लेवल पर काम करके न्यूट्रिशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहां A1 C1 L1 B या RE, बी से न्यूट्रिशन मिलेगा, RE से स्टिमुलेशन मिलेगा, ये काम यहाँ पर हो रहा। लेकिन मान लो यहां पर गड़बड़ है, तो आपने इससे सुधार कर दिया, लेकिन यहां पर गड़बड़ है तो, है ना, आपने यहां पर क्या करा, C1 वेन1 L1 G कर दिया, करेक्ट। आपने C1 वेन1 L1 Y कर दिया। ये आपने क्या करा, आपने सेल के लेवल पर देखा कि यहां पर जेनेटिक लेवल पर प्रॉब्लम आ गई, यानी सेल बीमार हुई, फर्स्ट स्टेज की डिसीज हुई, तो यहां पर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के लेवल पर हो गया। यानी आपने क्या करा, सेल के लेवल पर वेन1 को ऐड करके वही L1 जो इसको लेकर जा रहा है, साथ में आपने A2 ऐड कर दिया, वेन में लेकर जा रहा है। यानी यहां का मेटाबॉलिक वेस्ट जो टिश्यू फ्लूइड में आ रहा है, इसको बाहर निकालना है, उसके लिए A2 चाहिए, C1 चाहिए क्योंकि सेल में प्रॉब्लम है, L1 चाहिए, वेन1 चाहिए, G चाहिए या Y चाहिए, है ना। अब अगर आपको यहां पर बहुत कंजेशन है, Y के माध्यम से निकाल दीजिए। आपको लग रहा है नहीं यार, यहां तो बहुत ज्यादा हीलिंग करने की जरूरत है, सुखाने की जरूरत है, G ऐड कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जहां RE है वहां Y लगेगा, जहां B है वहां G लगेगा। सिंपल से प्रोटोकॉल बनाने का तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये सेल के लेवल पर है, यानी आप समझ गए कि डिसीज के फर्स्ट स्टेज जब भी आएगी, सबसे पहले सेल में आई। क्या आपके पास पेशेंट इस स्टेज में आता है, पेशेंट तो 10 डॉक्टर के पास गुजर के आ रहा है ना। ये स्टेज में पेशेंट आता ही नहीं है। हाँ, एक्यूट जितनी भी कंडीशन होगी यहीं से शुरू होगी, ठीक है। तो पहली डिसीज सेल से जुड़ी होती है, जो सेकेंड स्टेज होती है वो आपके टिश्यू फ्लूइड से जुड़ी होती है, अर्थात जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रेशन, जितने भी ग्लैंडुलर सिक्रेशन होते हैं जो बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, ये सेकेंड स्टेज है ना। डिसीज का डायग्नोसिस करना इसी ट्रैकनिक पे आप आइए दोस्तों, यानी कोई सिक्रेशन बढ़ गया, घट गया, आप सीधे डिसीज के सेकेंड स्टेज पर आ गए।
क्लियर हो गया? ये 2 स्टेज। तीसरी स्टेज के बाद जब यहां पर ये सेल्स एक ग्रुप के रूप में बनाती है ना, तो टिश्यू और टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू और ये टिश्यू फ्लूइड सेकेंड स्टेज में आ गए, है ना। थर्ड स्टेज, जब इन टिश्यूज के लेवल पर आपस में कनेक्शन होकर एक ऑर्गन बनता है। क्या ऑर्गन लटकता रहता है? क्या ऑर्गन अकेला काम कर सकता है? नहीं ना। वो ऑर्गन आपके मसल से, लिगामेंट से, फाइबर से कहीं ना कहीं अटैच होता है ना। तो यहां से सेल दूसरी टिश्यू फ्लूइड टिश्यू के लेवल पर, और थर्ड किसी भी ऑर्गन के लेवल पर, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन के लेवल पर अगर कोई डिसीज डेवलप होती है जिसमें न्यूरोलॉजिकल, खासतौर से सेंसरी और मोटर सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, खासतौर से सेंसरी सिस्टम यदि इन्वॉल्व होते हैं, तो वो थर्ड स्टेज होती है डिसीज की। अब आपको समझ में आया? ठीक है। अगर वो हार्ड हो जाता है, कैल्शियम या मिनरलाइजेशन एक्टिविटी जहां अफेक्टेड होगी, जहां हार्डनेस आती है, बोन से जुड़ी हुई डिसीज, ऑर्गन और ऑर्गन के हार्डनेस से जुड़ी हुई डिसीज, वो फोर्थ स्टेज में आता है ना। इसलिए आप कैंसर के लेवल पर, डिजनरेशन, डिस्ट्रक्शन के लेवल पर जाएंगे, तब आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये प्रोटोकॉल क्यों निर्धारित हो रहा है। करेक्ट। जब आप ग्लैंडुलर ऑर्गन पे चले गए, यानी मल्टीपल ऑर्गन्स, सिस्टम एक, सिस्टम का एक ऑर्गन अगर अफेक्टेड हुआ, तो उस सिस्टम का लिंक किस सिस्टम से है? क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से संबंध है? बिल्कुल है। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, यानी आपका बीएमआर बढ़ रहा है या घट रहा है ना, उसके ऊपर, यानी बीएमआर बढ़ेगा, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन बाहर निकालेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, है ना। लंग्स इसको बाहर निकालेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गए, आप ठीक हो गए। लेकिन बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल दी, तो आप ठीक होंगे क्या? आपको रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो जाएगा। यानी आपकी बॉडी में क्षारीयता और अम्लीयता, जो पीएच होता है ब्लड का, वो बहुत महत्वपूर्ण यहीं से कंट्रोल होता है। इसीलिए डिसीज के स्टेज को समझिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज। इसके लिए हम जब मैं कैंसरों से ग्रुप पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में आपको ये चीज के बारे में बताऊंगा दोस्तों। उम्मीद करूंगा ये लिंक आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब ये इस लिंक के ऊपर देखिए, मैं आपको कुछ प्रोटोकॉल एंजाइटी को ग्रुप से जुड़े बताता हूं, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कि कितना आप सेटिस्फाई हो, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी को मेंसेस नहीं आ रहा, सप्रेस हो गया, किसी कारणवश दब गया, क्या करोगे आप? क्या प्रोटोकॉल है आपके पास? है ना। आपके पास प्रोटोकॉल ये है कि मैं उसे A1C1 दूंगा। यही बोलते हो ना आप, A1C1 दूंगा। आप A1C1 देते हो, मोस्टली पेशेंट रिकवर हो जाता है। लेकिन कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें यहां पर आपको बी, RE और वाई, तीन में से एक सिलेक्ट करना होता है। कैसे करोगे सिलेक्ट? बताओ मुझे आप, कैसे करोगे? है ना। यहां पर यह चीज निर्णय की होती है कि क्या वहां पर ब्लड की क्वालिटी क्या है ना। ब्लड गाढ़ा तो नहीं है, ब्लड हैवी की नहीं है, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है एनीमिया के लेवल पर, है ना। एनीमिया हो तो आरी का प्रयोग करना, ठीक है। अगर सर्कुलेशन कम हो रहा, न्यूट्रिशन कम है, बी का प्रयोग करना। लेकिन अगर हार्मोनल इंपैक्ट है, वाई का प्रयोग करना। तीनों चीज क्लियर अंडरस्टैंड करके बता रहा हूं। यानी एमेनोरिया, डिसमेनोरिया होगा ना, C1RE का प्रयोग करना है बी के बजाय। याद रख लेना। हार्मोनल इंबैलेंस जब बोला जाता है ना, या तो कोई हार्मोन ज्यादा बन रहा है या कोई हार्मोन कम बन रहा है। यानी पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक का जो रोल है, जब हम इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ते हैं, तब ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है कि हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन ज्यादा बनेगा तो मेंसेस ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन कम बनेगा तो मेंसेस कम होगा। यही चीज है ना। तो एस्ट्रोजन ज्यादा बन रहा है, A1C1Y, करेक्ट। अगर एस्ट्रोजन कम बन रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा बन रहा है, सीधे आरी का प्रयोग कीजिए आप। यानी आप सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड को A1C1RE के माध्यम से स्टिमुलेट कर दीजिए, आपका एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया दोनों दूर हो जाए, है ना। इसके विपरीत यदि मान लो बहुत ज्यादा मेंसेस हो रहा है, फ्लूइड बहुत बन गया, बहुत ज्यादा मेंसेस हो रहा है, क्या करोगे आप? है ना। सिंपल सा है। यहां पर ये फ्लूइड बहुत बन रहा है, मेंसेस बहुत जा रहा है, तो यहां आपको पता है कि A2 देना है, L1B देना है ना। ये A2 और L1 यहां पर गंदगी को साफ करते हैं, तो A2L1B दे दीजिए, D6 में दे दीजिए। जिस प्रकार A2L1B आपके बॉडी में ब्लीडिंग बंद करता है, उसी प्रकार फ्लूइड अगर कम ज्यादा होता है, उस फ्लूइड को भी कवर करता है। तो मेंसेस बहुत हो रहा, मेट्रोरेजिया हो रहा है ना, आप सीधे A2L1B दीजिए, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने यहां पर C1 नहीं दिया, तो क्या पेशेंट ठीक हो पाएगा? है ना।
ये आपको स्पेशल याद रखना है, यहां पर आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। A2L1B तो आपने ब्लीडिंग बंद करने के लिए दे दिया, लेकिन किस ऑर्गन के लेवल पर, है ना, किस ऑर्गन के लेवल पर देना चाह रहे हो भाई, है ना। आपने कहा कि मैं A3H2C1 के लेवल पर बंद करना चाहता हूं, अर्थात ग्लैंडुलर A3C1 फीमेल रेमेडी, ग्लैंडुलर और फीमेल रेमेडी का कॉम्बिनेशन करके आपने साइमल्टेनियसली, इसी के साइमल्टेनियसली मेडिसिन चला दी, आपका पेशेंट रिकवर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि एक साइड आपने ब्लीडिंग बंद करी, दूसरे साइड आपने ऑर्गन को न्यूट्रिशन दे दिया। ठीक है, यही कारण है दोस्तों। ये क्या करेगा, ये दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन प्रोमोटर का काम करेंगे। अगर आप सिंगली काम करते हो तो सिंगल A3L1 जो होता है ना, सिंगली आप नजर आएगा, मैंने आपको बताया जनरल टॉनिक, है ना, जनरल टॉनिक को D4 बनाओ, A3 का 10 ड्रॉप, W का 20 ड्रॉप डाल दो, है ना, आप देखो तुरंत आपका हीमोग्लोबिन प्रोमोटर का काम होगा, है ना। आप जितनी भी महिलाएं जिनको एनीमिया होता है ना, आप केवल जनरल टॉनिक D4 बनाओ, C1B दे दो, ठीक है, जनरल टॉनिक बनाओ, C1B दे दो, ये नहीं आपने उसके फीमेल ऑर्गन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो आप मान के चलिए जो क्लोरोटिक गर्ल्स होती है, एनीमिक गर्ल्स होती है ना, उसको आप क्योर कर जाओगे दोस्तों। बहुत ब्रिलियंट यहां रिजल्ट आता है। ठीक है, आपको कहा कि भाई आप किसी भी ड्राई कप पे काम करना है, आपको ब्रोंकाइटिस पे काम करना है आपको, तो आप क्या करते हो, है ना, याद रखना, आप कहते हो कि यार ब्रोंकाइटिस किसको है, बच्ची को है क्या, है ना, तो आप क्या करोगे, P3, महिला को है क्या, तो आप बोलोगे A1P3 दे दो यार, है ना, आप कहोगे A1P3B दे दो, लेकिन बड़े का हुआ तो आप कहोगे A1P1B दे दो, है ना। तो ड्राई कप, क्रॉनिक कप पॉजिटिव दोगे तो निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, नेगेटिव दोगे तो बंद कर देगा, है ना। जितने भी प्रोडक्टिव कफ होते हैं, ब्रोंकाइटिस होता है, क्रॉनिक कफ होता है, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर A1P3 का रोल पता होना चाहिए। यानी लंग्स का आपके ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियक सर्कुलेशन से बहुत बड़ा संबंध है। यानी आप ब्लड सर्कुलेशन वहां बढ़ा रहे हो, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, एटीपी बनेगी, एटीपी बने तो क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, हील हो गया, रिपेयर होगा, यानी आप हील कर रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो। लेकिन कैसे, फिजियोलॉजिकल समझ में आ रहा है कि हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जितने भी प्रोडक्टिंग कफ होते हैं, अगर ड्राई कफ होता है पॉजिटिव में दे दो, निकाल देगा। अगर वेट कफ होता है, बहुत कफ ज्यादा निकल रहा है, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, बहुत सीरियस कंडीशन है, सीधा नेगेटिव कर दो, है ना। अगर इसके विपरीत लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, सिंगल लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, हमें प्रोटोकॉल तो हमारा निर्धारित हो गया है, A1 के साथ में प्रोटोकॉल दे दो। यानी लेफ्ट साइड से आपको विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों, पर्टिकुलर जितने भी काम करने वाले ऑर्गन से अपना मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है ना, वो पर्टिकुलर हार्ट में डालते हैं। कैसे डालते हैं आपको ये पता है तो आप सब पता लग जाएगा आपको। ये 4 चेम्बर है हार्ट के, है ना। आपकी पूरी बॉडी के नीचे की गंदगी जो होती है यहां से आ रही है, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कवा। आपके पूरी बॉडी के ऊपर की गंदगी कहाँ से आ रही है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कवा। पूरी गंदगी यहाँ गई, यहां पर 2 वॉल है ना, जिसको आप एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल कहते हो। ठीक है, ये जो वॉल होते हैं दोस्तों, ये वॉल पर्टिकुलर यहां से ओपन हुआ, सारा गंदा ब्लड कहा गया आपके राइट एट्रियम में, यहां से ये लंग्स में गया, दोनों साइड के लंग्स राइट और लेफ्ट में गया, सॉरी, ये लंग्स में गया तो क्या करने गया, प्यूरिफिकेशन के लेवल पर गया, है ना। और प्यूरिफिकेशन कहाँ हो रहा है, लेफ्ट साइड में, लंग्स में हो रहा है ना। तो आप वहां पर लेफ्ट का ब्लड दोगे या राइट का ब्लड बढ़ाओगे, यानी राइट में A2, यहां पर A2 का रोल है, इस पूरे रीजन में A2 का रोल है, ये पूरे रीजन में A1 का है, और पूरे हार्ट पर A3 का है। तो आप मुझे बताओ, आपके फिजियोलॉजी के अध्ययन से आपने लेफ्ट साइड के लेवल पर वहां पर मेडिकेशन करना है तो आप क्या करोगे, है ना, A1 दोगे। अगर यहां पर न्यूमोनिया हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, ठीक है, आपका ब्लड, आप जब देखते हो खांसी आती है, कई लोगों को बहुत डीप कफ आता है, छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, वो कैपिलरीज बस्ट हो जाती है और बस्ट होके ब्लड आ रहा है, आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स A1P2B, यहां पर आपने क्या करा, A1P2B का प्रयोग कर दिया। ठीक होगा या नहीं होगा, आप बताओ मुझे, है ना। अगर कफ बहुत ज्यादा है, नेगेटिव में जाओ, न्यूमोनिया जैसे कंडीशन में सेकेंड डायल्यूशन से शुरू करो,
है ना। और यही कारण है दोस्तों, आप बहुत ही स्ट्राइकली काम कर जाएंगे, बस यही चीज पता नहीं है। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल खेल रहे हैं हम लोग, है ना, ये बिल्कुल पता नहीं है। अगर पता चल गई ना, यू आर द बेस्ट फेलो ऑफ इलेक्ट्रोमैथ, याद रखना दोस्तों, है ना। आप एनल रीजन पे काम कर रहे हो, है ना, एनल फिस्टुला हो गया, है ना, एनल रीजन पे फिस्टुला हो गया, फिशर हो गया, पाइल्स हो गया, सब हो गया। याद रखना, हमेशा मैं हमेशा कहता हूं, हमारे जितने सीनियर भाई बहन हैं सब बहुत अच्छे तरह से समझ गए कि जब भी कभी अब फिस्टुला हो रहा है तो आपको पता है कि वहां के मसल्स में, है ना, वहां के लिगामेंट्स में, वहां पर्टिकुलर हर वो प्रोसेस पर, हर वो जगह पे होगा जहां पर जॉइंट होता है ना। तो जब फिस्टुला हुआ, ठीक है, एनल फिस्टुला हुआ, क्या करोगे दोस्तों? मेरा मानना है A2C3B या जी, ऑर्गेनो बूस्टर, ठीक है, ऑर्गेनो बूस्टर C3 का जो प्रोटोकॉल होता है, मेरी लाइफ में सबसे टॉप क्लास रिजल्ट लिया मैंने विद इन 15 डेज, ठीक है। या यहां पर C5, ऑर्गेनो बूस्टर C5 या गैंग्रेन अल्फो, ये जो दो प्रोटोकॉल है, हर प्रकार के जो एनल रीजन के जो प्रॉब्लम होती है, तमाम प्रॉब्लम्स को सबसाइड कर देता है। अगर कैंसर होता है, पहले मैं ऑर्गेनो बूस्टर C3 देता हूं, देन C5 देता हूं, देन C10 देता हूं, ठीक है। और D7 प्राइमरी फर्स्ट स्टेज के लिए, D8 सेकेंड स्टेज के लिए। ये सारी चीजें आपको याद रखना है दोस्तों, ये टेबल प्रैक्टिस के लिए डिपेंड करता है। तो यही कारण है फिस्टुला और फिर जो एनएस के लेवल पर होता है उसको ये डैमेज कर देता है दोस्तों, ठीक है। अब अगर आपको मैं सिंपल सा कहूं, किसी को गाउट है ना, गाउट है, आप गाउट के लेवल पर अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो क्या आप A1 A2 का यूज करोगे? आपके पूरे ब्लड में यूरिक एसिड मौजूद है, यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल रहा है, उसको बाहर निकालना है, क्या करोगे आप? किसको न्यूट्रिशन दोगे? किस दो ऑर्गन को आपको पार्टिसिपेट कराना है कि नहीं आप इन्वॉल्व हो, इस गंदगी को साफ करो, है ना। तब आपको निर्धारित करना पड़ेगा A3 S6। ये मैं रिलेशन बताते जा रहा हूं, पार्ट्स ऑफ रिलेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। अगर आप रिलेशन ढूंढना नहीं चाहेंगे, आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। रिजल्ट तो किसी भी मेडिसिन को दोगे 50% रिजल्ट आपको मिल जाएगा, क्यूरिंग कैपेसिटी नहीं होती है ना। और अपने आप को डिमोटिवेट मत होना कि दूसरे लोग तो फेसबुक पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, मैंने 2 महीने में 70% क्योर किया, 80%, सब फ्रॉड है, सब फर्जी है दोस्तों। हमेशा याद रखना, जब तक क्यूर नहीं होती है, जितने भी क्रॉनिक स्टेज के केस होते हैं, उसका 1/4 पीरियड लगता है कंप्लीट क्योर होने में। मैं अपने लेवल पर भी कभी कहूँ ना कि ये जल्दी हो गया, तो आप मुझे भी फ्रॉड बोलना, गलत बोलना आप, ठीक है। याद रखना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, दिल से शांति नहीं मिलेगी आपको, जब आप करना शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो गाउट के लिए अब आपको मान लो किसी को बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है ना, बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, कौन सी दो मेडिसिन जो सबसे प्राइमरी में सेलेक्ट करोगे आप, है ना। जब यूटीआई हो रहा है, यहां पर S6 है, तो यहां पर S2 और A3 या A3 या S2, ये दो ऐसी मेडिसिन है जो ब्लड के साथ जोड़ दिया जाए तो प्यूरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी यूटीआई होता है, यूरिन से जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो पोस्टीरियर आपकी पिट्यूटरी से निकलता है, वो जो किडनी के लेवल पर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, याद रख लेना, जो बॉडी में रोकता है उसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए यहां पर यूटीआई के लेवल पर A3 S2 बेस्ट, उसके बाद A3 S6, ठीक है। इसीलिए S2 के साथ A3 जोड़कर आपको बर्निंग हो रहा बी दे दो, इंफ्लामेटरी प्रोसेस है वाई दे दो, अगर आपको हील करना है तो जी दे दो, है ना। ये सारा प्रोटोकॉल बाद में तय होता है ना। अब अगर छोटा सा उदाहरण बताऊं, आजकल की बहुत बड़ी समस्या है और हम लोग इधर उधर भागते हैं, हाइड्रोसील, है ना। अगर किसी को हाइड्रोसील हो गया तो क्या करोगे आप? हाइड्रोसील हो गया, क्या करोगे आप? सिंपल सा मैं बताता हूं दोस्तों, हाइड्रोसील हो रहा तो ये फ्लूइड है, फ्लूइड कलेक्ट हो रहा तो फ्लूइड को बाहर निकालने में तो A2 का रोल है, करेक्ट। A2 के साथ C2 का रोल है, यूरिनरी ब्लैडर के माध्यम से मिक्चुरेशन के प्रोसेस को संचालित करके बाहर निकालना, है ना। VN1 का रोल है जेनेटिक लेवल पर, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के लेवल पर। हाइड्रोसिल में A2C2VN1B या G, ये जो प्रोटोकॉल होता है ना, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। यानी आप S2L1B दे दो बिफोर मिल, A2C2VN1G दे दो आफ्टर मिल, D5 या D6 में,
आप देख लो आपका पेशेंट बिल्कुल 100% ठीक ना हो तो मुझे बता देना, है ना। ये रिलेशन ढूंढकर प्रोटोकॉल बनाने के तरीके हैं दोस्तों। अभी आपकी आज की सबसे बड़ी समस्या आपको नजर आती है दोस्तों, वो होती है ओबिसिटी, होती है ना। कितने लोग यहाँ पर ओबिसिटी के लेवल पर परेशान है ना। आप C4S1 को और A3S10Y को, है ना, ये दो प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो टॉप क्लास प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये ओबिसिटी के लेवल पर, जब ओबिसिटी होती तो क्यों होती है, जब आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हो, है ना, फीड ज्यादा खाते हो, डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, उतनी एनर्जी का उपयोग कर लिया, बाकी एनर्जी बच रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हो, वो कैलोरीज कहाँ जाएगी, आपकी बॉडी में डिपॉजिट होगी। किस रूप में डिपॉजिट होगी, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, फैट के रूप में। कहाँ डिपॉजिट होगी, एडिपोज टिश्यू के रूप में। अब उस एडिपोज टिश्यू में वो डिपॉजिट हो गई तो उसमें गर्मी देना पड़ेगी ना। C4 क्या है, बहुत हॉटेड रेमेडी है ना, बहुत गर्म रेमेडी है। और ये क्या करेगी दोस्तों, स्पेसिफिकली वहां पर हीट प्रोड्यूस करेगी, और हीट प्रोड्यूस करेगी तो जो फेट है वो गल कर आएगा। अब गल कर आएगा तो कहां आएगा, कहां आएगा, गल कर आएगा ब्लड में। C4S1 से आपने फैट को पिघला लिया, पिघला कर ब्लड आपके ब्लड में डाल दिया, अब ब्लड में आ गया, उसको बाहर निकालने का काम भी C4S1 करेंगे क्या, नहीं करेंगे। A3 ब्लड में आ गया, A3 दो, ब्लड सर्कुलेशन को मैनेज करेगा, S10 दो, Y दो, यानी इंटेस्टाइन को रिलैक्स करो, जितना फेट आ रहा है ब्लड के माध्यम से इंटेस्टाइन को बोलो कि भाई Y क्या है, परगेटिव ड्रग्स, रिलैक्सेंट ड्रग है ना, परगेशन करके बाहर निकालो, इसको जल्दी जल्दी निकालो, बॉडी में दूसरी जगह नहीं जमना चाहिए, है ना। और वाई का मेन मकसद ये होता है, वाई में चिलोडिनियम होता है ना, और वाई का मेन मकसद होता है लीवर के फंक्शन को प्रमोट करके एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाकर जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है उसको स्ट्राइकली सबसे आगे कर दो। और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस जितनी स्ट्रांग होगी A3S10Y के माध्यम से बहुत तेजी के साथ बाहर निकल जाएगी। अगर आपने इसको ओबेसिट्रान का फार्मूला इसके साथ में ऐड कर दिया, यू आर द टॉप मोस्ट पर्सन टू क्योर एनी एंड एवरी डिसीज ऑफ ओबेसिटी, ठीक है। बहुत क्लियर होता है दोस्तों। पाइल्स की बात करते हैं, है ना, पाइल्स में सब लोग अलग अलग बात करते हैं, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों A2C5G, ठीक है। मैंने इसीलिए भी फिशर में आपको उदाहरण बताया था A2C3G और एक्सटर्नल A2C5G डिफोर। अब यहां बता रहा हूं पाइल्स में A2C5G इज अ मास्टर रेमेडी, है ना। हमारा गैंग्रेनल फोर्ट जो होता है बहुत हंसते हंसते पाइल्स को ठीक कर देता है दोस्तों, है ना, याद रखना हर लगब। लेकिन ये ब्लाइंड पाइल्स की मेडिसिन है दोस्तों, ठीक है। हर ब्लाइंड पाइल्स को A2C5G D7 D8 D9 खत्म, ठीक है, याद रख लेना D7 D8 D9 पाइल्स खत्म, जो ब्लाइंड पाइल्स होता है। लेकिन अगर ब्लीडिंग पाइल्स है A2C5B, ठीक है, A2C5B सबसे टॉप क्लास रेमेडी होती है। किसी भी प्रकार के ब्लीडिंग टाइल्स विल वहां पर बहुत ज्यादा, जिनको बंच बंच में गुच्छे लगे रहते हैं, चाहे वो ब्लाइंड के हो या फिर वहां पर आपको ब्लीडिंग पाइल्स के हो, अगर बंच में गुच्छे होते हैं ना, A2C5B उसका सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। बहुत ही ब्रिलियंटली वर्क वहां पर देखने को मिलता है आपको, है ना, बहुत शानदार रिजल्ट आपको दिखाता है, ठीक है। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं दोस्तों कि जब यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल आपको स्टडी करना होता है तो आप बहुत सारी चीजों को वहां पर साथ में जोड़ते हैं, है ना। अगर मान लो मैं आपको कहूं कि यहाँ चेस्ट में एलर्जी है ना, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी खांसी बनी हुई है, एलर्जी क्या अर्ली स्टेज में हो सकती, प्राइमरी स्टेज में होगी तो केवल लंग्स का, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फंक्शन खराब होता है, तो वहां पर P1 का रोल है। जब आपके थ्रोट से होते हुए लंग्स प्रॉपर में चला जाता है तो लंग्स का प्रॉपर का प्रॉब्लम है, P2 का काम है। लेकिन एलर्जी हुआ तो P3 का रोल होता है दोस्तों। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, यहां पर जो मेन रोल आपको नजर आएगा वो सर्कुलेशन आपको बढ़ाना है आपको, और यहां पर रिलैक्स करना है। सर्कुलेशन आपको लंग्स की तरफ बढ़ाना है और उसको रिलैक्स करना है, यानी बाहर निकालना है आपको।
तो एलर्जी को बाहर निकालना, एलर्जी एकाएक नहीं आती, आपके नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करती है, धीरे धीरे आपके अंदर फेरिंगोलैरिंग जो पार्ट होता है, जहां पर दो पार्ट होते हैं, एक आपके ओरल और एक आपका नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है, वहां के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको रिकरेंटली अफेक्ट करता है, और उसके रिकरेंट अफेक्ट होने से जो एलर्जेंस होते हैं धीरे धीरे ब्रोंकस में, धीरे धीरे ब्रोंक्यूल्स में, धीरे धीरे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और उसके बाद लंग्स में सबसाइड हो जाते हैं। उनको बाहर निकालना है तो आपको रिलैक्स करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए यहां पर A1 का जो रूल होता है, P3 का जो रूल होता है, Y का जो रूल होता है, बहुत ब्रिलियंट होता है। लेकिन आपको मालूम है कि एक मेडिसिन इसमें ऐड नहीं करोगे तो बाहर नहीं निकलेगा, है ना। यहां से आप ब्लड सर्कुलेशन के लेवल पर जो लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी होती है वो ऐड करना पड़ेगा। जानते हो कौन लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी है? ऐसी कौन सी लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी है जो इसको तुरंत क्यूर करती है? आपको याद रखने की जरूरत है, यहां S6 ऐड कर दीजिए। S6 यानी किडनी जितना भी प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है, बिल्कुल अर्जुन सर, यू आर बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, यहां पर यही चीज चाहिए। देखिए कितनी जल्दी जवाब दिया है, मेरा यही चाहिए। ऐसे ही लोग इलेक्ट्रोपोपैथ का नाम रोशन करेंगे दोस्तों। फ्यूचर तो क्या है, आज मैं हूं नहीं हूं, कल पढ़ाऊंगा, कल और दूसरे के पास आप जाके सीखेंगे, लेकिन ये जो अपडेशन हम कर रहे हैं ना अपने आप का, ये टॉप मोस्ट रहेगा दोस्तों, वो कभी कोई छीन नहीं सकता आपसे, है ना। आप प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल नहीं खेलिए, आप समझिए कि प्रोटोकॉल मैं कैसे बनाऊं, मैं बनाऊं, मैं वाली बात हो रही है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। इसलिए ये प्रोटोकॉल आपको यहां पर समझ में आ रहा है ना। याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि आप हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के लेवल पर चले जाते हो, है ना। वहां पर आप रिलेशन देखिए, आप कह रहे हो भाई हार्ट का ये जो रिदमिक फैशन मैंने आपको बताया कि बॉडी से यहां आना, यहां से यहां आना, यहां से लंग्स में जाना, लंग्स से प्यूरिफाई होके यहां आना, और यहां से फिर होके आपके बॉडी में जाना, है ना। अब यहां से जो निकलने वाला जो प्रेशर होता है ना, वही प्रेशर जो आर्टरी की वॉल पर, अब आर्टरी क्या ले जाती है, शुद्ध ब्लड ले जाती है। शुद्ध ब्लड ले जाने वाले आर्टरी के वॉल में बैरो रिसेप्टर्स होता है, बहुत सारे रिसेप्टर्स होता है जो वेसल्स को डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट कराने का काम करता है स्टिमुलेशन होकर। तो यहाँ का जो बैरो रिसेप्टर होता है दोस्तों, वो स्पेशल यहाँ पर अफेक्टेड हो जाता है ना। और वो महसूस करता है कि ब्लड मोटा हो गया है और ब्लड बहुत ज्यादा फोर्स के साथ जा रहा है, यानी हार्ट काम बहुत ज्यादा तेज से कर रहा है ना। अब हार्ट काम ज्यादा कर रहा है यानी हाइपर स्टेट में हो गया, मेडिसिन नेगेटिव में जाएगी। लेकिन यहां पर इस हार्ट को न्यूट्रिशन की जरूरत है, यानी S1A1Y या S10A1Y, ये दो प्रोटोकॉल होंगे। यदि आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है S10A1Y, यदि आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं लग रहा है, कोई मानसिक या आपके हार्ट के स्वयं के कारण कोई प्रॉब्लम है, S1A1Y। अब बात मुझे बताओ कौन सा प्रोटोकॉल आपको पूछने की जरूरत है भाई। आप इसको 200 में दे दो, 100 में दे दो, 30 में दे दो, 10 में दे दो, फिफ्थ में दे दो, थर्ड में दे दो, सेकंड में दे दो, फर्स्ट में दे दो, ग्लोबल्स देकर बंद कर दो, पेशेंट कंप्लीटली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से मुक्त हो जाएगा। लेकिन आज जो मैं एक टॉपिक आपको अभी लास्ट में बताने वाला हूं वो कहलाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यदि आपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को करेक्ट नहीं किया, आप दुनिया की कोई ताकत लगा लो, बीपी नहीं जाएगा। और यही कारण है मॉडर्न साइंस कहता है केवल ब्लड पतला कर दो, आप बीपी से बचते रहोगे। लेकिन इसी बीपी के चक्कर में किडनी की वाट लग जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड गाढ़ा है, आप इसको बार बार पतला करते हो, लेकिन गाढ़ा ब्लड किडनी तक तो पहुंच ही नहीं रहा फिल्ट्रेशन के लिए, GFR अफेक्टेड हो जाता है, सीधा हाइपरटेंशन होकर आपको किडनी फेलियर की संभावना बढ़ जाती है ना। अब अगर हाइपोटेंशन हुआ तो यानी आपका रिवर्स जो सर्कुलेशन हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है ना। रिवर्स जो हार्ट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन है, जो उसकी रिदम है, वो अफेक्टेड हो रही है। इसीलिए जब हाइपोटेंशन हो रहा है तो यहां पर जो वेसल्स है इसके ऊपर प्रेशर ही नहीं पड़ रहा है ना, प्रेशर ही नहीं पड़ रहा। अब ये अलग कारण है कि हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन के कारण क्या है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन होगी। लेकिन इन्हीं में केवल एक मेडिसिन S1A1RE या S10A1RE आप चला दो, वो भी D4 में, ठीक है। क्योंकि ये हाइपो मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव में पॉजिटिव मेडिसिन दी जाएगी, और जब वहां पर ये चलाते हो आप देखो कितनी जल्दी रिकवर होता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा भाई, है ना। आप कहते हो साहब इसको एंजाइटी हो रहा है ना, आप कहते हो इसको इंसोम्निया हो रहा, आप कहते हो इसको फियर हो रहा, डर हो रहा, भाई क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने क्यों हो रहा है?
आपने फट से कह दिया यार एक काम करो, इसको तो ये मेडिसिन दे दो। भाई इसमें ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है ना। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर A1 का रोल है ना। आपने कहा हाँ साहब A1 का रोल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि नींद नहीं आ रही, एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहा है, फियर डर है उसको, ठीक है। A1 बिल्कुल करेक्ट पकड़ा, लेकिन आपने S1 क्यों नहीं लिया, आपने S2 क्यों नहीं लिया, है ना। हमने कहा चलो ठीक है सर, अर्ली स्टेज में हम S1 जोड़ लेते हैं। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। ब्रेन के लेवल, नींद किससे कंट्रोल हो रही, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट के माध्यम से, है ना। ये नहीं, यहाँ ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आपने यहाँ पर ब्रेन के लेवल पर मेडिसिन सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर आपने सोचा अरे यार यहाँ पर मैंने सब ले लिया, लेकिन नर्वाइन मेडिसिन तो मैंने जोड़ी नहीं, है ना। भाई नर्व के माध्यम से ये सब एंजाइटी फियर इंसोम्निया सब यहाँ नेगेटिव हो रहा है। सारे नेगेटिव थॉट कहाँ कलेक्ट हो रहे ब्रेन में, यानी जितने केमिकल्स बन रहे वो प्रॉपर बन रहे क्या, बिल्कुल नहीं, कम बन रहे, है ना। कम बन रहे तो इंसोम्निया हो रहा, एंजाइटी हो रहा, फियर हो रहा, ये सारी कंडीशन डेवलप हो रही। आप यहां पर केवल F1W जोड़ दीजिए। अर्ली स्टेज में सेकेंड डायल्यूशन मास्टर रेमेडी है D5, ग्लोबल्स में मास्टर रेमेडी D5, लेकिन अगर लिक्विड में देना है सेकेंड डायल्यूशन 147 मास्टर रेमेडी है दोस्तों। आपकी हर संभावना को ठीक कर देगी। लेकिन अगर मान लो क्रॉनिक हुआ तो, है ना, क्रॉनिक हुआ, इरिटेशन अगर नजर आ रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन में ये इससे बेटर प्रोटोकॉल कुछ है नहीं। लेकिन यदि आपको लग रहा है बहुत ज्यादा पेशेंट बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल नींद में आ रहा है, डिप्रेशन में आ गया, है ना, उसको बहुत ज्यादा मतलब इनसोम्निया हो गया, नींद में आ रहा मतलब 10 मिनट के लिए तो ऐसा सोएगा कि मैं बहुत गहरी नींद में चला गया हूं, 10 मिनट बाद देखो तो उठ गया, फिर उसको रात भर नींद नहीं आती, है ना। ये कंडीशन हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा स्टिमुलेशन देने की जरूरत है दोस्तों, हमेशा याद रखना। यहां पर इस प्रोटोकॉल में आरई की 5 ड्रॉप डाल देना अलग से। ये जो प्रोटोकॉल बन गया, इसमें आरई की 5 ड्रॉप बनने के बाद जो सेकेंड डायल्यूशन बना दिया, स्टिमुलेशन देने की जरूरत है, 5 ड्रॉप डाल के पेशेंट को दे देना। आप देख लेना आपका इंसोम्निया एंजाइटी और जो फियर वाला जो पेशेंट होता है ना, जो डिप्रेशन के लेवल पर होता है, वो सबसाइड होने लग जाएगा। आप कहोगे भाई आरई से, अरे आप देखे तो देखो, है ना, देखे तो देखो। जब आप यहां पर इसके साथ में या तो W को D4 में स्मेल दे दो, या S12C1 W को स्मेल दे दो D4 में, या फिर सिंथेसिस सेकेंड Y को स्मेल दे दो RS बेस। ये दो प्रोटोकॉल ऐसे हैं कि दुनिया भर के जितने भी ब्रेन की डिसीज है ना, सबको सबसाइड कर देते हैं, मैक्सिमम डिसीज को। केवल इंट्राक्रेनियल हिमोरेज, ट्यूमर, इनको छोड़ दीजिए। बाकी जो इरिटेशन या हार्मोन पॉजिटिव नेगेटिव के लेवल पर जब नर्वस सिस्टम काम करता है, उसके लेवल पर ये 3 चीज पर्याप्त है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। कई बार वेरिकोसील होता है ना, कई बार वेन्स के लेवल पर वहां डिफॉर्मिटी होती है, आप A2C5G दे देते हो, है ना। आपकी बॉडी में ब्लूइश स्किन इंजुरी होती है ना, यानी आपका उंगली दरवाजे में आ गया, क्या करोगे आप, अर्निका मोंटाना को याद कर लेना। एपीपी और A1 दो ऐसी मेडिसिन है, दोनों को आप 200 या 1 ml डाल्यूशन में 3 डोज दे दीजिएगा 1-1 घंटे के अंतर पर, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। 3 डोज के अंदर सबसाइड हो जाए, 100% बात कर रहा हूं दोस्तों, 100%, है ना। अगर मान लो आर्टरी के लेवल पर, ठीक है, आर्टरी के लेवल पर ब्लॉकेज हो रहा है, क्या करोगे आप, आर्टरी के लेवल पर ब्लॉकेज हो रहा है, क्या करोगे आप, है ना। सिंपल सी बात कर रहा हूं, यदि ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी होता है दोस्तों, तो आपको हमेशा याद रखना है A1 नहीं देना, A1 नहीं देना। A1 अगर दिया तो फाड़ के बाहर कर देगा उसको, A1 दिया फाड़ के बाहर कर देगा, कभी नहीं देना, याद रख लेना आप। आर्टरी की ब्लॉकेज में हमेशा A2Y करना, है ना, या A3 करना, तो सबसे बेस्ट है A3 करना, क्योंकि A1 A2 दोनों का काम A3 कराती है। लेकिन मेन मेडिसिन A2Y होगी। क्यों? क्योंकि आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज आपके मेटाबॉलिक वेस्ट के लेवल पर है। आप इसका फ्लो बढ़ा दो, है ना, आप इस लेवल को रिलैक्स कर दो, आप ये आप ऑटोमेटिक इधर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा और बहुत जल्दी ब्लॉकेज निकल जाएगा। लेकिन A3 को यहां पर D1 में देना है, इसको D5 में देना है, A2Y को D5 में देना है, या सबसे बढ़िया तरीका है C11,
A2S5C5L1, है ना। याद रख लेना C11Y D5 में या A2Y और A3 को D1 में देना, ग्लोबल्स के रूप में या लिक्विड के रूप में 10-10 ड्रॉप। आपका जो भी ब्लॉकेजेस ऑफ आर्टरी का केस होता है ना, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, आपका स्पेशली आपका इम्बोलिज्म होता है, एन्यूरिज्म होता है, थ्रोम्बोसिस होता है दोस्तों, A2 उसकी मेन रेमेडी, ठीक है, तुरंत ठीक कर देता है, ठीक है। और लास्ट बात आज की मैं बोलता हूं दोस्तों, यदि मान लीजिए आपको मैं 2 वर्ड में कहूं, ऐसी 2 मेडिसिन बताइए जो ब्लड और लिम्फ प्यूरिफायर होती है ना, ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है। मैंने आपको बड़ा सोच समझ के बनाया हुआ फार्मूला बताया था, जनरल टॉनिक, आप देखो उसमें है ना, लिम्फो बूस्टर, है ना, याद रखना, पावर बूस्टर और नेचुरल टॉनिक। आप मुझे बताओ किसमें 2 में A3L1 है, पावर बूस्टर में तो आपका A1 है, लिम्फो बूस्टर में तो A2 है ना, ये दोनों काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये स्पेसिफिक है, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी एंड राइट साइड ऑफ बॉडी। यदि आपको राइट साइड बॉडी में प्रॉब्लम नजर आती है, लिम्फो बूस्टर, यदि आपको लेफ्ट साइड बॉडी में नजर आती है, आपका स्पेशल पावर बूस्टर। ये दोनों स्पेसिफिक वर्क करने के लिए बना है। लेकिन जब ब्लड प्यूरिफिकेशन, मैंने कहा ना, आपको टेम्परामेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर जनरल टॉनिक नेचुरल टॉनिक को आप बिफोर मिल आफ्टर मिल देते हो, बिकॉज यहां पर आपने A3L1 दोनों में लिया हुआ है, दोनों में A3L1 है। और आपकी इलेक्ट्रोमेपैथ साइंस को पढ़ने के बाद में ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करने के, जो मैंने अभी इतना माथा फोड़े आपको यहाँ पर डायग्राम बना के बताया था, आपको मैंने कहा था कि यहाँ पर ब्लड प्यूरिफिकेशन करना बहुत नेसेसरी है। और इसीलिए मैंने कहा था A3L1 ब्लड और लिम्फ प्यूरिफायर के रामबाण मेडिसिन है। इसलिए मैंने कहा था कि जनरल टॉनिक नेचुरल टॉनिक को बिफोर मिल आफ्टर मिल और स्लास को नाइट में चला दो, यू आर द टॉप मोस्ट पर्सन टू क्योर एनी एंड एवरी डिसीज ऑफ ब्लड लिम्फ डिसऑर्डर, ठीक है। कोई भी ब्लड को बढ़ा हुआ हो घटा हुआ हो कोई दिक्कत नहीं, ब्लड बढ़ा हुआ है इसी मेडिसिन को नेगेटिव कर दो, ब्लड घट जाएगा, यानी न्यूट्रल कर दो, D5 न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। घटा हुआ है पॉजिटिव कर दो, कुछ करना नहीं है, आपके मेडिसिन करेक्ट हो गए। अब आपको ये डिसाइड करना है, आपने जनरल टॉनिक नेचुरल टॉनिक बिफोर मील आफ्टर मील्स लास्ट नाइट में दे दिया, ये आपने सब काम कर दिया, ऑलमोस्ट सब काम कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या आपने ऑर्गन्स की रेमेडी दी, ऑर्गन के फंक्शन को समझा नहीं? ये मैं आपको बता रहा हूं, ये लिंक देखने का तरीका है। आपको मैंने जो प्रोटोकॉल्स बता रहा हूं ना, मेरा मकसद नहीं है प्रोटोकॉल, मुझे आपको ये समझाना है, देखो ऑर्गन्स के बिहाफ पर काम कर रहे हो, आपके एंजाइटी को ग्रुप कैसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, और इसीलिए आपका प्रोटोकॉल टॉप मोस्ट लेवल पर चला जाता है, यू आर द बेस्ट, ठीक है। याद रखना दोस्तों, हमारा साइंस जो काम कर रहा है, शायद कोई दूसरा साइंस इसके तह तक नहीं है, लेकिन हम लोग प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के टांग खींचकर पीछे हो रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहा है। जो लोग काम कर रहा है उसको डिमोटिवेट किया जाता है, और जो पैसा कमाने के लिए आगे आ जाता है उसको बस यहां पर आगे कर दिया जाता है। यही चीज चल रही है, और इसी कारण हम और आप पीछे हो रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल पीछे हो गए, ठीक है। याद रखना, चलिए 10 मिनट का और मैं आपको टाइम देना चाहता हूं आज, क्योंकि आज हम लोग लेट थे। ठीक है, इतने में आपका ब्लड और लिम्फ सब आ गया। वो कैसे समझेंगे दोस्तों? आप डेली प्रैक्टिस में देखते हैं कि ज्यादातर डिसीज आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से जुड़ी हुई है, बिल्कुल है। कभी हम खूब खा रहे, कभी नहीं खा रहे। आज हमारा फेवरेट बना, दबा के खा लिया, है ना। कभी हम सुबह भूखे रहते हैं, रात को दबा के खा के सो जाते हैं। आप जानते हो आपके साथ क्या हो रहा? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये जो स्टमक है, ये जो लीवर है, ये जो किडनी है, ये जो पेनक्रियास है दोस्तों, यही मेन रोल अदा कर रहा है। हमारा हार्ट, यही मेन रोल, इनका मिडिल मैन है हार्ट। हार्ट सेंट्रल पॉइंट है,
न्यूट्रिशन पहुंचाना और वेस्ट मटेरियल आना, उसका न्यूट्रिशन मेन सेंटर पॉइंट हार्ट है दोस्तों। तो ये चार ऑर्गन है जो डेली की प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं चार ऑर्गन से रिलेटेड कोई ना कोई फंक्शन डिफॉर्मिटीज है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस ये चार ऑर्गन को ढूंढ लीजिए, इनके रिलेशन ढूंढ लीजिए। आप अगर खाना खा रहे हो, आप अगर चबा के खा रहे हो, 10 मिनट में न खाकर आधा घंटे में खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप 10 मिनट में, आजकल ज्यादातर लोग 90% लोग जल्दी जल्दी खाते हैं। हम डॉक्टर्स है ना, लेकिन अपने आप से पूछ लीजिए आप लोग कितने लोग इतना रियलिटी के साथ खाना खाते हैं। ठीक है, आप खाना खा रहे हैं, यहां से चबाए नहीं तो वो आपने स्टमक पे डाल दिया, यार तू चबा लेना, यार तू कर लेना, तो स्टमक कब तक करेगा? स्टमक का मेन काम है इमल्सिफिकेशन करना, मिक्स करना। ठीक है, तो यहां पर गैस्ट्रिक जूस होता है, वो बर्न करता है फूड को, एनर्जी प्रोवाइड। आप बॉईल करके खाते हो ना खाना, तेल में तल कर या फलाना, यहां पर वही काम हो रहा है। तो आप दांत का काम यहां से ले रहे हो। स्टमक भी कहेगा ले यार मैं भी थक गया, अब मैं भी नहीं करूंगा, मेरे को भी गैस्ट्रिक जूस बनाने में ताकत लगती है कि, तो यहां से वो क्या करेगा, इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को इंटेस्टाइन से बाहर निकालेगा। अब अगर ये इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स गया तो पेनक्रियास को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा। अब पेनक्रियास को स्टिमुलेशन नहीं मिला तो या तो वो इंसुलिन बनाएगा, कम बनाएगा, या बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाएगा, है ना। याद रखना क्यों नहीं बना रहा भाई, क्यों नहीं बना रहा पेनक्रियास? इसलिए नहीं बना रहा कि यहाँ से जो इंडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आया, जब वो एब्जॉर्ब होकर लीवर में गया तो लीवर ने कहा भाई मेरा एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस कैसे करूंगा, ये तो पूर्ण रूप से इंडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है ना, प्रॉपर पके ही नहीं है, कच्चे, चलो निकालो इनको बाहर, वो कैटाबॉलिक में डाल देगा, है ना, कैटाबॉलिक प्रोसेस में डाल देगा। एनाबॉलिक हुई नहीं, एनाबॉलिक होती तो वहां से लीवर निकालता है क्रिएटिन। ये क्रिएटिन जब फूड पार्टिकल से जुड़ता है तो क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में जुड़ता है, और ये क्रिएटिन फॉस्फेट यहां पर इस पूरे डाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, डाइजेशन कराने का काम करता है, और इस पूरे डाइजेशन के प्रोसेस के परिणाम स्वरूप क्रिएटिनिन बनता है ना। और यही कारण है जब ये प्रोसेस नॉर्मल हो रही नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स यहां पर आ रहा है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस अफेक्टेड हो रही है, ये पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स ऐसे के ऐसे आपके ब्लड में घूमते रहेंगे, क्योंकि यहाँ इंटेस्टाइन में आया तो पेनक्रियास ने जब इंसुलिन निकाला तो या तो कम निकाला या क्योंकि इसको स्टिमुलेशन ही नहीं हुआ पेनक्रियास को। लीवर का इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर यहां पर आकर पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है कि भाई खाना अच्छा आया है, आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड कीजिए, तो इंसुलिन बाहर निकलता है, सेल ताला है, इंसुलिन उस सेल के अंदर लगती है, चाबी खुलती है, ये न्यूट्रिशन उसके अंदर जाता है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल में होती है। अब यहां तो डाइजेशन गड़बड़ है, और डाइजेशन गड़बड़ होने के कारण जो फूड पार्टिकल्स है वो पूरा प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो एज इट इज इंसुलिन कम बनने के कारण ये वापस ब्लड में डाल दिया जाएगा। अब ब्लड में डाल दिया मतलब ब्लड का पीएच अफेक्टेड हो गया, पीएच अफेक्टेड हो गया, आपका ब्लड ही गाढ़ा हो गया, है ना। अब ये गाढ़ा गाढ़ा ब्लड जा रहा है तो हार्ट की तरफ जाएगा ना, न्यूट्रिशन लेने के लिए, प्यूरिफिकेशन होने के लिए, फिल्टर होने के लिए किडनी की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये ब्लड जो गाढ़ा गाढ़ा ब्लड है हार्ट में गया, तो हार्ट को काम करना, पहले पतला आता था अभी गाढ़ा आ रहा है ना। हार्ट काम कैसे करेगा? हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा पाल्पिटेट होकर। आजकल की सबसे बड़ी समस्या आपको देखने में नजर आ रही है ना, पेशेंट आता है तो घबराता है, धक 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 करते है, आपके पास आता है, आप घबराते हो। घबरा मत, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना। आपको मेटाबॉलिक प्रोसेस करेक्ट करना है, वही जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक क्लास। मैं इसीलिए कहा इस प्रोसेस को ठीक करना है, लिंक ये दिख रही है, इन पूरी प्रोसेस को करेक्ट करना है, आपको ये चलाना है, बाकी का प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, वहां पर दो दो तीन प्रोटोकॉल जो आपको चलाना है साइमल्टेनियसली चला दीजिए आप। ठीक है, अब ये फूड पार्टिकल्स यहां पर हार्ट में आया, हार्ट ने बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को फ्लो किया, आपकी आर्टरी पे प्रेशर पड़ा, ब्लड प्रेशर मिल गया आपको, भाई बहन मिल गए, ब्लड प्रेशर आ गया आपको। आजकल इसीलिए दुबले पतले आदमी को भी ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा है इसको? इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ा, आगे बढ़ा भाई, फिल्टर होने के लिए तो किडनी में जाएगा। लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी S6 ऐसे ही थोड़ी बोला है किडनी को, मेटाबॉलिज्म के पूरे ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी के पास है। अब ब्लड बहुत ही स्लो 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 होकर किडनी में जा रहा, तो किडनी फ्लो क्या करेगी? हाँ ठीक है मैं भी कर देती हूँ, GFR क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। कहां चले गए आप? किडनी फेलियर की तरफ चले गए। कारण क्या है? किडनी फेलियर का कारण क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। लीवर स्टमक की जिम्मेदारी इन्होंने नहीं निभाई, उसकी सजा किडनी पे दे दी। इतना बड़ा आपके बॉडी में जब ये प्रोसेस डेवलप हो रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लिकेशन कहीं और है, डिसीज कहीं और है, और यही कारण है इलेक्ट्रोमोपैथ जैसा कोई भी साइंस नहीं है जो, देखो
आप यहाँ पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को दूर कर रहे हो, ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर रहे हो, यही प्यूरिफिकेशन आपको इस रोग से बचा जाएगा। लेकिन आपको प्यूरिफिकेशन करते ही नहीं आता, आप तो कह रहे हो भाई प्रोटोकॉल बता दो। अब मुझे बताओ, आप अगर किडनी पे काम करोगे तो क्या आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक कर पाओगे? किडनी फेलियर ठीक कर पाओगे? नहीं ना। अगर नहीं कर पाए तो क्या कर लोगे? क्या मतलब है ऐसा काम करने से, है ना? यही मेन रीजन है दोस्तों। इसको आगे और बताऊंगा, बहुत लंबा है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो डाउनलोड होने में दिक्कत होगी और आप लोगों की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली अनदर ग्रुप, जो दूसरे ग्रुप्स बचे हुए हैं दोस्तों, हम उनकी बात करेंगे। हम सबसे पहले स्क्रोफ्लोसो ग्रुप को समझेंगे, देन कैंसरसो, देन वर्मिफिगो, देन पेक्टोरल, देन वर्मिफिगो। मैं आपको इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज यहां बता दूंगा। इसके बाद जब डिटेल प्रोटोकॉल सिलेक्शन करना बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा कौन सी मेडिसिन को कब कैसे लगाना है, कब ब्लड बढ़ा हो तो क्या, लिम्फ घटा हो तो क्या, कब लिम्फ बढ़ा हो तो क्या, ब्लड घटा हो तो क्या, क्या क्या चीज यहां पर आपको स्टेब्लिश करना है, ये सारी चीज यहां पर बताऊंगा दोस्तों। लेकिन ये एक छोटा सा डेमो था, इसका कल भी क्लास रहेगी दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई यहाँ पर टाइम वेस्ट हो। तो कल भी क्लास रहेगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो दोस्तों। जिन्हें भी क्वेश्चन पूछना है, जैसे अर्जुन सर, जी अर्जुन सर आप पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे क्वेश्चन नहीं, मुझे एक फॉर्मूला डिस्कस करना था। मतलब मैंने पेशेंट को दिया तो वो मैं ये कि भाई मैंने सिलेक्शन जो परफेक्ट करा या नहीं करा, वो डिस्कस कैसे कर सर? सकता हूँ मैं? हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। सर मैंने ये ब्लैक स्पॉट्स के, वो ब्लैक स्पॉट्स है पेशेंट को आफ्टर हम्म। प्रेगनेंसी हुए थे सर। 3 साल बाद मेरे पास पेशेंट आया, तो मैंने हम्म। सर उन्हें ऑर्गेनो बूस्टर दिया था थर्ड एडिशन में, C3 एड ऑन करके 5 ड्रॉप्स। जी। उसमें मैंने दिया था C5 वेन 3 GE थर्ड एडिशन में, S5 जी। वेन 1 BE थर्ड एडिशन में। जी। और सर मैंने उनको लोशन भी दिया था A2 S5 C5 S3 C3 APP सलास GE D4 में जी। लगाने के लिए। और ठीक है। WH से उससे पहले वॉश करने के लिए दिया था कि भाई ठीक है। WH से क्लीन करे वो चेहरे को। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, परफेक्ट है देखिए सर। सर। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए क्या होता है, स्कीम की तरफ आपको जाना है ना, तो स्कीम की तरफ जाने के लिए आपको इस प्रकार से प्रोटोकॉल लेना है। सबसे पहले A2, दूसरा S5, तीसरा S3, चौथा RE, पांचवा APP। ठीक है, इसके बाद B या G, ये प्रोटोकॉल बनता है। ठीक है, यानी ये स्किन की सुपरफिशियल, ये उसका ब्लड सर्कुलेशन, जो भाई ब्लैक स्पॉट हो रहा है अभी मैंने बताया था आपको, है ना? मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकालिए, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हो रही यस बाहर यस। निकालिए। C3 आपका सिलेक्शन है। RE बहुत कम क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं करना, स्टिमुलेट करना है। यस बहुत कम क्वांटिटी में। APP बहुत स्ट्रांग क्वांटिटी, सबसे ज्यादा APP होना चाहिए। और BG बाद में, जब आपको लगता है कि न्यूट्रिशन कम है तब भी, ग्लो कम है तब भी, और G तब जब आपको लास्ट में RE हटा के हील करना है तब। ये मेन प्रोटोकॉल है एक्सटर्नल। ठीक है, आप इसी को इंटरनल भी यूज कर सकते हो, लेकिन इंटरनल में जो आपने दिया बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। जी डॉक्टर राजेश भाई, राजेश भाई। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार सर। नमस्ते मेरी जी। बच्ची है, 18 साल की है। हम्म। उसको हाइपोथायराइड है और तो थायरोनॉर्म चालू है, हम्म। 75 mg का। हम्म। अभी दिक्कत ये है कि उनको कम हो गया और सर आपकी आवाज ही नहीं क्लियर आ रही है, आवाज कट रही है आपकी। आपकी आवाज कट रही है सर, आप माइक करीब लाकर बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो सर। हेलो सर आप क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है हेलो। शायद। हाँ बोलिए। हाँ तो बच्ची का ना B12 वो बढ़ता नहीं है, B12 कम रहता है, विटामिन कोई दिक्कत B12। कोई दिक्कत नहीं है, आप S5 C5 S1 S6 C6 आ रही सेकेंड डायल्यूशन में दो। सिर्फ
एक सिंगल मेडिसिन देगा। ठीक है माइक बीच बीच में चालू है, कुछ सुनने नहीं आता सर। सर, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। अब क्या रहे ना, कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं जो म्यूट नहीं करते, खुद की रामायण घर की पूरी सुनाना पसंद करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। जी जी, प्रफुल्ल सर, आ जाओ मैडम, आ जाओ, लेट जाओ। प्रफुल्ल यस कुमार सर, सर। गुड आफ्टरनून सर। टाइम डाल दिया तो 12:30 के बाद आई है ना। बेवकूफ लोग। जी प्रफुल्ल सर, प्रफुल्ल सर। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलिए। हाँ सर, एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको मैंने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दिया सेकंड डायलिसिस में, पर क्लियर नहीं हुआ। क्या नेगेटिव जाना है या पॉजिटिव की तरफ जाना क्या चीज है उसको? हेलो, क्या प्रॉब्लम है सर? प्रफुल्ल सर, क्या प्रॉब्लम है? आपकी आवाज ही नहीं आ रही मुझे। जी अभिषेक शाह सर, डॉक्टर अभिषेक शाह। सर, एक बेड सोर का पेशेंट था, उनको मैं GF1 और S5 से वॉश करने के लिए दिया था। हम्म P1 दिया था सर, और कुछ ऐड करना है सर उसमें? सर, सबसे बेस्ट है ऑर्गेनो बूस्टर C3 C5, ऑर्गेनो बूस्टर और गैंग्रेनाल फोर्ट। ठीक है, D7 में दीजिए, सर साथ में। गैंग्रीनल फोर्ट का सर कंपोजिशन एक्चुअली मेरे को नहीं मालूम, तो मैं तो सर नया मैं बता ज्वाइंट किया। चुका हूँ, परसों के क्लास में बता चुका हूँ सर। ठीक है, आप क्लास का टेलीग्राम पे देख लीजिए, वीडियो पूरा डिटेल दिया हुआ है ना। आप ठीक। A2C5G का अप्लाई करा दो, सिंपल। ठीक है, ए वो टू अप्लाई सी करा फाइव दो। ए जी, टू सी फाइव जी उसको अप्लाई करा दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर। जी। ठीक है दोस्तों, आज यहीं रखते हैं हम लोग।